बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था उसका एक रिव्यू ले लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था वो था इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। और हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो ऑपरेशन होते हैं प्रोसेसर के, वो कैसे आपको पता चलते हैं कि कोई प्रोसेसर क्या-क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसके इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर कि कौन-कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो उस प्रोसेसर के साथ उनका ऑपरेशन जो है उस प्रोसेसर के साथ रखा गया है। वो तमाम ऑपरेशन जो है फिर वो आपका प्रोसेसर परफॉर्म कर सकता है। अगर एक इंस्ट्रक्शन आपके प्रोसेसर में मौजूद नहीं है, तो उस इंस्ट्रक्शन को आपका प्रोसेसर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। यही वजह थी कि जो इन पुराने वक़्तों में जब हाई लेवल लैंग्वेजेज़ हमारे पास नहीं थी, तो वहाँ पे जो प्रोग्रामर था उसको इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर का दिया जाता था। और वो इंस्ट्रक्शन सेट को देखते हुए जो प्रोग्रामर को दिया जाता था, उसके मुताबिक अपना प्रोग्राम लिखता था, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करते हुए। तो अगर कोई ऐसा ऑपरेशन जो इंस्ट्रक्शन सेट में मौजूद नहीं है, तो वो प्रोग्रामर फिर उस ऑपरेशन को परफ़ॉर्म नहीं कर सकता था। ठीक हो गया? और ये हमने काफ़ी तफ़सील से देखा था कि कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है, वो उस इंस्ट्रक्शन सेट के मुताबिक आपके प्रोग्राम को कंपाइल करता है, ताकि सीपीयू जब उसे एग्ज़ीक्यूट करे, तो उन्हीं इंस्ट्रक्शन सेट्स के मुताबिक आपका प्रोग्राम कंपाइल हुआ हो, जो सीपीयू रिकॉग्नाइज़ करता है। तो ये हम लोगों ने काफ़ी तफ़सील से देखा था। फिर देखा था 3 पिलर्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर हैं, सॉफ्टवेयर है, इंस्ट्रक्शन सेट है, हार्डवेयर है। तो देखिए हार्डवेयर जो है, ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन है आपके इंस्ट्रक्शन सेट की। आपने एक इंस्ट्रक्शन सेट में एक इंस्ट्रक्शन बनाई, आपने कहा कि हमारे पास एक ऐड की इंस्ट्रक्शन होगी, तो ऐड की इंस्ट्रक्शन और मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन और डिवाइड की इंस्ट्रक्शन बना के आपने सपोज़ आपने कोई कैलकुलेटर बनाया, दैट इज़ योर सॉफ्टवेयर। ये आपका सॉफ्टवेयर है। तो देखिए सॉफ्टवेयर में जो यूज़र आपका है, एन्जॉय कर रहा है, ही इज़ हैविंग अ फन। जो भी कैलकुलेशन उसे परफॉर्म करनी है वो इजीली कर रहा है। और उसके नीचे आपके पास है इंस्ट्रक्शन सेट्स। वो इंस्ट्रक्शन सेट जो आपका सीपीयू अंडरस्टैंड करता है, ये वो इंस्ट्रक्शन सेट के मुताबिक इंस्ट्रक्शंस यहाँ से जा रही हैं प्रोसेसर के पास। अब यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन सेट के मुताबिक ये प्रोग्राम लिखा गया। अब ये इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो प्रॉपर सिग्नल्स में कन्वर्ट होती हैं और वो जो हार्डवेयर है, वो फिर उन इंस्ट्रक्शंस को एग्ज़ीक्यूट करता है। तो जितना भी बर्डन है वो आपका हार्डवेयर है, वो उसको पिक कर रहा है। तो इंस्ट्रक्शन सेट और हार्डवेयर के दरमियान में मैंने आपको बताया था कि माइक्रो प्रोग्रामिंग होती है, जो इंस्ट्रक्शन सेट के सिग्नल्स, सपोज़ ऐड की इंस्ट्रक्शन है, उसके लिए जो सिग्नल रिक्वायर हैं, जो इस हार्डवेयर को पास करने हैं, तो माइक्रो प्रोग्राम के नाम माइक्रो प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था। वो ऐड की इंस्ट्रक्शन लेगा और उसके सिग्नल जनरेट करेगा, जो आपका प्रोसेसर उन सिग्नल्स के मुताबिक ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। इसी तरह से एक ये भी देखा था हमने कि उसमें हार्ड बाइंड भी होता है। एक तो ये है कि आपकी ऐड की इंस्ट्रक्शन के लिए जो सिग्नल रिक्वायर है 1010 का जो कॉम्बिनेशन बनता है, वो आपका माइक्रो प्रोग्राम जो है वो जनरेट करे। और दूसरा ये है कि आप ऐड के लिए जो आपको सर्किट रिक्वायर है, वो सर्किट सारा आप उसको डिज़ाइन कर दें। जो भी उसके लिए गेट रिक्वायर्ड हैं, जो भी उसके लिए आपको सर्किटरी डिज़ाइन करनी है, वो आप ऐड के लिए अलग से डिज़ाइन कर दें, मल्टीप्लाई के लिए अलग से कर दें। तो उसके लिए जितनी भी सर्किट्स रिक्वायर्ड हैं, सारी इंस्ट्रक्शंस के लिए वो आप डिज़ाइन कर दें। वो भी फिर हमने देखा था कि उसका एडवांटेज ये होता है कि सिस्टम बहुत तेज़ काम करता है, लेकिन ड्रॉबैक ये होता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। जबकि ये वाला जो अभी हम देख रहे हैं जिसमें कि हार्डवेयर है यानी इसमें सॉफ्टवेयर है, माइक्रो प्रोग्राम है, इसका एडवांटेज ये है कि आपकी एक तो इंस्ट्रक्शंस आप बहुत ज़्यादा अपेंड भी कर सकते हैं, मज़ीद इंस्ट्रक्शंस भी आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि माइक्रो प्रोग्राम जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, आप उस ये वही कर सकता है जो आर्किटेक्ट है। तो आर्किटेक्ट क्या करेगा, नई इंस्ट्रक्शन ऐड करेगा, उसके लिए रिक्वायर्ड सिग्नल जो जनरेट करने हैं, वो माइक्रो प्रोग्राम के थ्रू जनरेट कर सकता है। इसका एडवांटेज क्या है कि आप मज़ीद इंस्ट्रक्शंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ड्रॉबैक क्या है कि ये स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू हार्डवेयर। नेक्स्ट हमारे पास है जी ये कोड था जो मैंने आपको दिखाया था, हाई लेवल लैंग्वेज का कोड काफ़ी तफ़सील से हमने देखा था। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है लेक्चर नंबर 19। लेक्चर नंबर 19 में बेसिकली हम लोगों ने उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलना है।
टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट बेसिकली मतलब क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। टैक्सोनॉमी को आप क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। सो व्हाट इज मेंट बाय द क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट? इंस्ट्रक्शन सेट की क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है जैसे आप क्लासिफिकेशन करते हैं, आपके पास सपोज मैं आपसे ये कहूँ कि कौन सी सब्जेक्ट आसान है, तो आप कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिनको देखते हुए आप ये बताएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट जो आसान है आपके लिए। किसी किसी प्रॉपर्टी की बेस पे आप डिसाइड करेंगे, किसी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए आसान है। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे सब्जेक्ट ए भी आसान है, बी भी इजी है, सी भी इजी है, बिकॉज ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर हैविंग सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज जो आपके ख्याल से जो आसान सब्जेक्ट होते हैं उनमें होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो हमारे लिए मुश्किल है, या प्रोग्रामिंग हमारे लिए मुश्किल है, या कोई और चीज़ जो आपको असेंबली लैंग्वेज मुश्किल है हमारे लिए। तो जो वो चीज़ जो आपके लिए मुश्किल है उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, तो प्रॉपर्टीज के बेस पे आप कहेंगे कि ये मुश्किल है। तो ये इसी तरह से इंस्ट्रक्शन सेट्स जो होती हैं इनकी भी क्लासिफिकेशन होती है। तो इंस्ट्रक्शन सेट की क्या क्लासिफिकेशन हो सकती है? सबसे पहले क्लासिफिकेशन ये होती है कि आपने सपोज एक इंस्ट्रक्शन बनाई है और वो इंस्ट्रक्शन है ऐड ऐड ठीक है जी, ए कॉमा बी। ये एक इंस्ट्रक्शन है ऐड ए बी। अब ऐड ए बी का मतलब ये है कि ऐड एक इंस्ट्रक्शन है, ए और बी इस इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड हैं। ठीक है जी, ऐड एक इंस्ट्रक्शन है और ए और बी इस इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड हैं। अब ये ऑपरेंड कहाँ पे स्टोर होंगे? ठीक है, ये ऑपरेंड किस जगह पे स्टोर होंगे? समटाइम्स जो आपका सीपीयू है, मैंने आपसे इन द वेरी बिगिनिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सीपीयू के अंदर रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो क्या ये ऑपरेंड आपके रजिस्टर में स्टोर होंगे या ये ऑपरेंड मेन मेमोरी में स्टोर होंगे? तो कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जिनके ऑपरेंड्स आप रजिस्टर में स्टोर करते हैं और कुछ के ऑपरेंड्स आप मेन मेमोरी में से फेच करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन फेच जब करते हैं आप उसमें ऑपरेंड भी फेच करते हैं, उसका साइकिल आप चेक करें। तो कुछ इंस्ट्रक्शन जो जो आपकी हैं उनके ऑपरेंड्स आपने सीपीयू के अंदर स्टोर करने हैं, यानी रजिस्टर में स्टोर करने हैं, या आपने मेन मेमोरी में स्टोर करने हैं। तो ये सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन के लिए प्रॉपर्टी है वो है ऑपरेंड स्टोरेज। दूसरी है नंबर ऑफ ऑपरेंड्स पर इंस्ट्रक्शन, कि कितने ऑपरेंड आप एक इंस्ट्रक्शन में रख सकते हैं। जैसे हमारे पास ऐड की इंस्ट्रक्शन है, इसमें ऐड ए बी हमने 2 ऑपरेंड रखे हैं। ठीक है जी, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जिनमें नंबर ऑफ ऑपरेंड आपको ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन के साथ रखना पड़ता है और दूसरा ऑपरेंड आपको मेमोरी में रखना पड़ता है या रजिस्टर में रखना पड़ता है। अभी हम आगे चल के देखेंगे ऐसी इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं। तो उसकी बेस पे भी आप इंस्ट्रक्शन सेट की क्लासिफिकेशन करते हैं कि ऑपरेंड आपने किस जगह स्टोर करने हैं। उसके बाद है ऑपरेंड लोकेशन, यानी ऐसे ऑपरेंड जिनकी जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस पे बेस कर रहे होते हैं उनके लिए डेफिनेटली आपको ऑपरेंड की जरूरत है। तो ऑपरेंड आपने मेन मेमोरी में स्टोर करने हैं या सीपीयू के अंदर आपने स्टोर करने हैं, ये ऑपरेंड की लोकेशन आ गई। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है जी ऑपरेशंस, कि कौन कौन से ऑपरेशन जो है आपका इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन कौन से ऑपरेशन प्रोवाइड प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी ये बेसिकली जो एक सीपीयू 1 है, तो उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस ऑफर की जाती हैं उसके ऑपरेंड स्टोर किए जाते हैं मेन मेमोरी में। उसमें नंबर ऑफ ऑपरेंड एक ही अलाउड है। उसमें सीपीयू के अंदर रजिस्टर में हम स्टोर करते हैं ऑपरेंड को लोकेट करते हैं। वो ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म करता है, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये ऑपरेशन आपको ऑफर करता है। ठीक है, तो इस तरह से इन प्रॉपर्टीज की बेस पे आप इंस्ट्रक्शन सेट की क्लासिफिकेशन बनाते हैं और वो डेफिनेटली किसी एक सीपीयू के लिए होगी। तो हर सीपीयू के लिए डिफरेंट ये प्रॉपर्टीज चेंज होंगी तो उनकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पे आप चेक करें कि उसके बाद है टाइप एंड साइज ऑफ ऑपरेंड्स, कि आपने जो ऑपरेंड्स हैं उनका कितना साइज होगा
और आपने वो किस जगह पे रखने हैं, कौन सी टाइप है उनकी, क्या आपने उनको रजिस्टर में स्टोर करना है, मेमोरी में स्टोर करना है, या डायरेक्ट एज अ कांस्टेंट आपने अपनी इंस्ट्रक्शन को पास करना है। ठीक हो गया जी। यानी आपके जैसे यहाँ पे ये ऐड ए भी लिखा हुआ है, ये ऑपरेंड कहाँ पे स्टोर है, मेमोरी में स्टोर हो सकते हैं या रजिस्टर में भी स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐड ए बी, इस वक्त मेरे पास ए बी जो है ना ये मेमोरी में स्टोर है, दोनों ऑपरेंड। तो ये भी हो सकता है कि ये ऑपरेंड कोई कांस्टेंट हो, यानी आप लिखें ऐड वन कामा और यहाँ पे लिखिए टू, वन टू। ठीक है, आई वाज अनएबल टू राइट इट प्रॉपर्ली, तो मैं इसको एग्जिट करता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक करें, जैसे आप लिखते हैं, यहाँ पे आपने लिखा कि ऑपरेंड मैंने लिखे थे ना आपके सामने कि ऐड ए कामा बी, तो आप ये भी लिख सकते हैं ऐड 113 1 2, चलिए यूं करें 1 2। तो 1 2 मतलब क्या कि कांस्टेंट ऑपरेंड आपने इस इंस्ट्रक्शन को पास किए। ऐड ए बी का क्या मतलब है, आपने ऑपरेंड ऐसे पास किए जो मेमोरी में पड़े हुए हैं ए एंड बी वेरिएबल के अंदर। इसी तरह ऑपरेंड आपके कोई रजिस्टर भी हो सकता है, आप ये भी कह सकते हैं ऐड R1 R3। ठीक है, तो ये रजिस्टर्स के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको आपस में ऐड करेगा। ये डिटेल्स हम देखेंगे आगे चल के, लेकिन अभी के लिए जस्ट आपको मैंने बताया कि इंस्ट्रक्शन सेट की जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं उनमें इन चीजों को देखा जाता है जो प्रॉपर्टीज मैंने अभी आपके सामने दिखाई है। नेक्स्ट आपके पास है कि जो ये इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं, जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट है, तो उसकी बेस पे हमारे पास कुछ मशीन्स एग्जिस्ट करती हैं, कुछ कंप्यूटर के प्रोसेसर एग्जिस्ट करते हैं। तो वो बेसिकली उनकी हम देखते हैं कि वो कौन-कौन से ऐसे प्रोसेसर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इन क्लासिफिकेशंस के मुताबिक जो अभी मैंने आपको बताई हैं, इनके मुताबिक अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है स्टैक बेस्ड मशीन्स, यानी कंप्यूटर के ऐसे आर्किटेक्चर जो स्टैक बेस्ड होते हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं एक्यूमुलेटर बेस्ड मशीन्स, और तीसरी होती हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो मशीन्स जो स्टैक बेस्ड होती हैं। स्टैक बेस्ड मशीन्स का मतलब क्या है, आपको ये बात आप लोगों ने स्टैक का जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, कि ये क्या होता है कि लास्ट एंड फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें लोकेशंस होती हैं, और हर एक लोकेशन के ऊपर आप एक वर्ड स्टोर करते हैं। वर्ड का मतलब अगेन, जो मैं मेमोरी के बारे में अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि डोंट वरी अबाउट इट कि ये वर्ड है या बाइट है, बस आप ऐसे यूँ समझ लें कि कंसिस्ट ऑफ लोकेशंस, और हर एक लोकेशन में आप कोई एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद इट कैन बी यूज्ड एक्सप्लिसिटली टू सेव रिस्टोर डाटा। ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं स्टैक को, और रिस्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कभी आपने डेटा को रिस्टोर करने के लिए स्टैक यूज किया है? कभी आपने ऐसा किया है कि डेटा को रिस्टोर किया हो स्टैक को यूज करते हुए? आप चेक करें कि विंडो के अंदर एक ऑप्शन होता है कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जेड क्या होता है कि रिस्टोर कर रहा होता है ना। ठीक है, तो रिस्टोर जब भी करता है तो कैसे करता है, स्टैक को यूज करते हुए रिस्टोर करता है। यानी आप यूँ समझ लें कि सपोज मैं इसको यहाँ से एग्जिट करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि हम एक स्लाइड ऐड करते हैं जस्ट टू शो यू द ऑपरेशन। एक स्लाइड ऐड करते हैं। सपोज आपने स्टैक में पहले आपने क्या किया जी, सबसे पहले आपने कोई वैल्यू, सपोज मैं लिख रहा हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ ए बी सी सी डी। ठीक है, आपने ए बी सी डी लिखा। तो स्टैक, सबसे पहले ये देखिए स्टैक का आर्किटेक्चर होता क्या है, पहले तो आप ये देखिए स्टैक का आर्किटेक्चर क्या होता है। स्टैक जो आर्किटेक्चर होता है वो हमारे पास होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है कि जो एलिमेंट आपने सबसे आखिर में एंटर किया है वो सबसे पहले आप उसको फेच करते हैं। जैसे वो टीचर एग्जांपल देते हैं, काफी फेमस एग्जांपल है कि आपकी जो प्लेट्स हैं वो पड़ी हुई हैं, तो जो प्लेट सबसे टॉप पे है वो सबसे पहले आप उसे गेट करेंगे, सबसे पहले उसे फेच करें। इसी तरह से एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल है तंदूर की रोटियों वाली, के तंदूर की रोटियां लगा लगा के वो रख रहा है बंदा, और सबसे टॉप पे रोटी सबसे पहले आप उसे पिक करेंगे। वैसे ऐसा होता नहीं है कि सबसे पहले टॉप वाली रोटी पिक की जाए। ठीक है ना, कि लोग अक्सर जो दरमियान में से निकालते हैं कि वो गर्म हो। चले,
खैर, अच्छा अब ये है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लास्ट में जो एलिमेंट आपने एंटर किया है सबसे पहले आप उसे पिक करेंगे, उसे हम कहते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। अब मैंने आपके सामने जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ लिखा था ए बी सी डी, और मैंने कहा है कि स्टैक यूज होता है रिस्टोर करने के लिए। तो कैसे यूज होता है, आप कंट्रोल जेड करें, अगर आप चलिए इकट्ठा ही हो गया सी डी, और मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, कंट्रोल जेड करें, तो ये देखें जो सबसे आखिर में आपने एंटर किया था सबसे पहले उसने उसको, अब ये सी और डी को ना इकट्ठा ले रहा है, तो क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि इसको वैसे बिहेव करवाएं जैसे हम चाह रहे हैं वैसे बिहेव करें। जो सबसे आखिर में जो आपने एंटर किया होगा सबसे पहले वो रिमूव करेगा। चलिए मैं अभी निकालता हूँ, दोबारा फिर कर लेता हूँ, आई नो ऐसे ही कर रहे हैं। चलें लिखते हैं पाकिस्तान, ठीक है, हमने पाकिस्तान लिखा। तो अब यहाँ पे हम इसको, पहले हमने एन रिमूव किया, सपोज एन रिमूव किया पहले, फिर ए रिमूव किया, फिर टी रिमूव किया, फिर एस रिमूव किया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो अब जब आप इसे कंट्रोल जेड करेंगे ना, तो जो सबसे आखिर में करेक्टर आपने रिमूव किया है सबसे पहले वो रिस्टोर करेगा। खैर इसने कठिनाई कर दिया अगेन, क्योंकि इसमें कुछ टाइम होता है, कुछ टाइम तक वो उसको वन वेरिएबल लेता है। मैं दोबारा फिर ट्राई करता हूँ समझाने के लिए आपको ए, और फिर मैं कुछ थोड़ा सा वेट करता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ बी, फिर थोड़ा सा वेट करते हैं, पॉज करते हैं कुछ देर के लिए, फिर लिखते हैं सी, फिर एंटर करते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं ताकि उसका वो जो रिस्टोर, ये इसको एक वर्ड कंसिडर ना करें ना, उसको एक ही एक्शन में ना लेके आए, एक ही स्टेटमेंट में मत लेके आए। तो ये यहाँ पे अब आप देखें जब कंट्रोल जेड करेंगे तो सबसे आखिर में आपने कौन सा एंटर किया है, डी, फिर एंटर किया है सी, उसके सेकंड लास्ट, पहले आपने एंटर किया है ए बी सी डी। स्टैक में अब जो उसका रिस्टोर करने के लिए डी सबसे टॉप पे पड़ा हुआ है। अब कंट्रोल जेड आप करें तो देखिए डी सबसे पहले उसने पिक किया है, सबसे पहले डी को उसने रिस्टोर किया, यानी उसको निकाला है उसमें से, लास्ट एंड फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे आखिर में था उसको पहले वो निकाल रहा है। देखिए ये इसको निकाल दिया, सी बी ए। तो जी आपके पास जो अनडू वाला जो सिचुएशन है जो अभी मैंने आपके सामने की है, ये किसकी बेस पे चल रही है, ये चल रही है स्टैक की बेस के ऊपर। यानी आप देखें कंट्रोल वाई करें, रीडू ए, ये सबसे आखिर में उसने क्या रिमूव किया था, ए को रिमूव किया था ना, अब रिस्टोर कर रहा है उसको, ए को सबसे पहले उसने लेके आया, फिर बी को लेके आया, फिर देखिए कंट्रोल वाई दोबारा मैंने प्रेस किया, सी को लेके आया, फिर कंट्रोल वाई प्रेस किया तो डी को लेके आया। तो ये जो आपका अंडू एंड रीडो वाला जो प्रोसेस है, ये किसकी बेस पे चल रहा होता है, सिस्टम के अंदर जो एग्जांपल्स के तौर पे अगर आप इसको समझना चाहें कोई एग्जांपल, तो ये वाला लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है उसके स्ट्रक्चर पे चल रहा होता है। इसमें दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है पुश, एक होता है पॉप। पुश वाला ऑपरेशन क्या होता है, पुश वाला ऑपरेशन जो भी मैं आपके सामने कर रहा था स्टैक में, ये जो मैंने लिखे हुए हैं ए बी सी डी, ये मैंने पुश किया है, इसमें पहले ए पुश किया, फिर बी पुश किया, फिर सी पुश किया, फिर डी पुश किया। और ये पुश कैसे होता है कि जब आप ए पुश करते हैं तो वो डी जो होता है वो सबसे टॉप पे होगा ना, डी सबसे आखिर में, पहले ए पुश किया, फिर बी पुश किया, फिर सी पुश किया, फिर डी पुश किया, तो डी सबसे टॉप पे होता है, ठीक है, डी सबसे टॉप पे होता है। तो ये आपका क्या होता है, ऐसे कहते हैं पुश, क्या पुश कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं उसमें। दूसरा होता है पॉप ऑपरेशन। तो पॉप जब भी करेंगे वो टॉप ऑफ द स्टैक आप पॉप करेंगे। तो पॉप करें इसे जरा, पॉप करें, कंट्रोल जेड करें, ये देखिए सबसे पहले वो डी को निकाल रहा है, फिर सी को निकाल रहा है, ये कंट्रोल जेड कर रहा हूं मैं, फिर दोबारा बी को निकाल रहा है और फिर ए को निकाल रहा है। अब अगर आप चेक करें तो ए जो है टॉप होगा स्टैक के सबसे टॉप, सबसे आखिर में आपने क्या किया था, ए को निकाला था ना, तो स्टैक के सबसे टॉप पे आपने उसको रख दिया दोबारा, दूसरा जो रीडू करने के लिए, ये अनडू किया था तो रीडू दोबारा करेंगे तो सबसे टॉप पे आपके पास स्टैक में ए पड़ा हुआ था तो ए को निकाला। मेरे ख्याल से आपको एग्जांपल समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो आगे चल के एक दो एग्जांपल्स और हैं वो भी आपको। तो ये पुश एंड पॉप के दो ऑपरेशन होते हैं। अब ये स्टैक किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती है, स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो तरह के तरीके यूज होते हैं। एक होता है डेडिकेटेड हार्डवेयर स्टैक, इसमें आप ये करते हैं, देखें स्टैक में क्या है कि आपके पास लोकेशंस हैं जिनमें वैल्यू आपने स्टोर करनी है और फिर आपने उनको रिस्टोर करना है। उसके लिए आप एक हार्डवेयर बना दें, कोई लोकेशंस ऐसी खुद आप डिजाइन कर दें, डेडिकेटेड हार्डवेयर बनाएं जिसमें आपका स्टैक इम्प्लीमेंट हो रहा हो। यानी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन जो आपके पास अभी मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूँ स्टैक आर्किटेक्चर, कि ऐसे तमाम सीपीयू जब
कि वो जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो वो स्टैक को फॉलो करते हुए इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल भी आपको बता दूंगा आगे चल के कि वो सीपीयू किस तरह इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। ये उनकी बात हो रही है, ऐसे तमाम सीपीयूज जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो स्टैक को फॉलो करते हुए इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, तो भी मैं स्टैक आपको समझा रहा हूँ। तो जब आप वो सीपीयू जो होते थे जिन जो स्टैक को यूज करके एग्जीक्यूशन करते थे किसी भी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन को, उसमें एक था डेडिकेटेड हार्डवेयर आप यूज करें, कि अलग से एक हार्डवेयर बनाएं जो स्टैक जिसके अंदर बना हुआ हो, जिसमें आपकी लोकेशंस बनी हुई हो स्टैक की। और दूसरा था मेमोरी इंप्लीमेंटेशन स्टैक। मेमोरी इंप्लीमेंटेड स्टैक क्या था कि आप जैसे आपके पास जो है आपने खुद मेमोरी की मेन मेमोरी के अंदर आपने खुद जो है वो एक स्टैक आपने बना दिया किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, एक मेमोरी के अंदर आपने खुद एक स्टैक बनाया, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं मेमोरी इंप्लीमेंटेशन स्टैक। मेमोरी में स्टैक कैसे बना सकते हैं, कभी बनाया आप लोगों ने स्टैक? आप लोगों ने कभी स्टैक मेरे ख्याल से आप लोगों ने स्टैक अगर नहीं भी बनाया तो आप लोग उसको बना सकते हैं। स्टैक बेसिकली क्या है, अगर आप इसको गौर से देखें तो स्टैक क्या होता है? स्टैक बेसिकली इज एन एरे, ठीक है। एक एरे है और उस एरे के अंदर डिफरेंट लोकेशंस हैं। तो एरे के अंदर तो ये होता है कि सिंपल एरे जब भी आप डिक्लेयर करते हैं, अगर यहाँ पे मैं एक एरे डिक्लेयर करूँ, सपोज यहाँ पे एक एरे बनाऊं इंसर्ट और यहाँ से टेबल 2 3 4 5, ये मैंने एंटर कर दिया कुछ लोकेशंस। तो यू कैन ट्रीट दिस एरे एज अ स्टैक। कैसे ट्रीट कर सकते हैं कि सपोज आपने ये एरे की लोकेशन नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ऐसे ही होता है ना एरे के अंदर, सी के अंदर जब भी एरे डिक्लेयर करते हैं। तो स्टैक ये कहता है कि एलिमेंट हमेशा टॉप से एंटर करने हैं और टॉप से आप पॉप करने हैं, टॉप से ही पुश करना है, टॉप से ही पॉप करना है। तो आप इसको हैंडल कर सकते हैं इस एरे को एज अ स्टैक। तो स्टैक क्या कहते हैं, इस एरे के ऊपर कांस्टेंट ये लगा दें कि जब भी वैल्यू एंटर होगी टॉप से होगी, यानी पहले आपने एंटर किया 10 तो इस लोकेशन पे आ जाएगा 10। अब एंटर किया आपने 20 तो 10 को आप यहाँ पे राइट कर देंगे और 20 इसके ऊपर राइट कर देंगे, ठीक है। फिर आपने किया 30 तो आप 10 यहाँ पे ले आएंगे, 20 यहाँ पे ले आएंगे और 30 यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है ना। फिर आपने एंटर किया 40, फिर 10 यहाँ पे आ जाएगा, 20 आ गई यानी पुश हो रहा है, और 30 यहाँ पे आ जाएगा और 40 यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपने एंटर किया 50, 10 यहाँ पे आ जाएगा, 20 यहाँ पे आ जाएगा, 30 यहाँ पे आ जाएगा और 40 यहाँ पे आ जाएगा और आ जाएगा 50। फिर आपने किया 60, तो 60 जब आप इसमें पुश करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास एक एरर आएगा, उसे कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो। ये वाला एरर आएगा स्टैक ओवरफ्लो, और ये हार्डवेयर में भी आता है और सॉफ्टवेयर में भी आता है कि जब स्टैक आपका फुल हो जाए और आप उसमें मजीद एलिमेंट पुश करने की कोशिश करेंगे तो स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ जाएगा। तो यहाँ तक आई एम होपफुल कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट ये हमारे पास स्टैक का देखें, एग्जैक्टली वही चीज जो अभी मैंने आपको बताई है यहाँ पे भी लिखी हुई है, आप देख लें कि ये हमारे पास टॉप ऑफ स्टैक है, ये टॉप ऑफ स्टैक है। अब यहाँ पे आपने किया पुश 10, नंबर 10, तो 10 यहाँ पे पुश हो गया। फिर आपने पूरा पुश 11, तो 11 यहाँ पे देखें टॉप पे पुश हो गया। अब जैसे ही आप कहेंगे ना पॉप, तो पॉप आपने टॉप से करना है। जैसे ही आप 11 को पॉप करेंगे तो 10 ऊपर आ जाएगा, तो 11 पॉप हो गया। फिर पुश करेंगे 8, 10 नीचे चला जाएगा और 8 ऊपर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। ये बेसिकली स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन है। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक एरे था, ये बात आप कर सकते हैं कि हमारे पास एक एरे है, तो एरे के अंदर हम जहाँ मर्जी वैल्यू एंटर करें। यानी मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने एरे में वैल्यू एंटर की थी तो मैंने 50 रखा था यहाँ पे। आप ये भी कर सकते हैं कि नहीं जी मैं तो एरे में डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे भी एंटर कर सकता हूँ, तो कर सकते हैं आप एरे में वैल्यू, लेकिन फिर आप उस एरे को एज अ स्टैक नहीं ट्रीट कर सकते, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने देखा है, अभी मैंने रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए पॉज की थी क्योंकि कुछ शोर की आवाज़ आ रही थी। खैर, तो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे अब है स्टैक ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। स्टैक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको पता होगा कि एक्सप्रेशन की 3 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं प्रीफिक्स, एक होते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन, एक होते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, एक होते हैं प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होते हैं?
इनफिक्स एक्सप्रेशन ये होते हैं जिनमें ऑपरेंड्स होता है, उस ऑपरेशन के जो ऑपरेंड्स होते हैं, जैसे हमारे पास प्लस एक ऑपरेशन है, इसके ऑपरेंड हमेशा बोथ साइड यानी राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ आपके पास होंगे। ये लेफ्ट साइड हमारे पास है, ये राइट साइड है, तो ऑपरेंड हमारे पास दोनों साइड पे यानी दरमियान में ऑपरेशन होगा जो आपने परफॉर्म करना है, उसका सिंबल आपका दरमियान में होगा, इसे कहते हैं इनफिक्स। और पोस्ट फिक्स में क्या होता है कि आप ऑपरेशन जो होते हैं वो आगे ले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका ये भी बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, और हमेशा जब भी कंप्यूटर जब स्टार्ट में पढ़ाया जाता है तो ये डिस्कस किया जाता है कि इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होते हैं, पोस्ट 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 फिक्स क्या होते हैं, सॉरी पोस्ट फिक्स क्या होते हैं, और डेटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में भी ये चीज डिस्कस की जाती है। तो थोड़ा सा रिव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि जब किसी भी एक्सप्रेशन को इन फिक्स में से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना होता है, तो आप चेक करते हैं कि इसकी प्रायोरिटी किस ऑपरेशन की ज्यादा है। तो अभी मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड एनेबल करके मैं आपको अपने व्हाइट बोर्ड पे ये सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। तो होल्ड ऑन। तो स्टार्ट करते हैं इनफिक्स की, जो मैं आपसे बात कर रहा था और पोस्ट फिक्स की बात कर रहा था। तो मैंने व्हाइट बोर्ड ओपन कर लिया है, अब मैं आपके सामने ये सारा डिस्कस करता हूँ कॉन्सेप्ट। तो पहला एक्सप्रेशन जो आपके पास है 2+3 * 4, 2+3 * 4। तो ये बेसिकली आपने इसको इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपने देखनी होती है प्रायोरिटी किसकी हाईएस्ट है। तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई और डिवाइड ये जो होते हैं इनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है, और प्लस और माइनस इनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा कम होती है। तो अभी अगर इस एक्सप्रेशन में देखें तो हमारे पास जो 3 और 4 है इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, 2+3 4 स्टैटिक। स्टैटिक के लिए दो ऑपरेंड रिक्वायर्ड है, 3 4 और स्टैटिक। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लिखना है उसके बाद प्लस वाला आया था, प्लस के दो ऑपरेंड है, एक ये वाला ऑपरेंड है और एक ये ऑपरेंड है। ठीक हो गया। तो आप लिखें 2 3 4 स्टैटिक, ये सारा इसका ऑपरेंड था इस प्लस का, और साथ ही आप लिख दें ये स्टैटिक आ गया 2 3 4, यहाँ आप लिख दें। तो स्टैक आर्किटेक्चर्स के अंदर ये था कि स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में आपको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में एग्जीक्यूशन होती थी। ठीक है, स्टैक जो हमारे पास ऑपरेशन था उसमें ये स्टैक बना हुआ है, अगर आप इसे चेक करें तो एक स्टैक बना हुआ है, ये आप देखें इसमें एलिमेंट्स आपने पुश किए हैं। तो पॉप कैसे करेंगे, टॉप से, टॉप ऑफ द स्टैक, ये टॉप ऑफ द स्टैक है। ठीक है, तो आपके पास जो था ये इस तरह से, ये अभी मैं इसको बना के आपको दिखा देता हूँ दोबारा। अभी सिर्फ आप ये तो देख लें कि इनफिक्स और पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया है तो मेरे ख्याल से इसको मैं रब करके और फिर मैं नेक्स्ट जो है वो देखता हूँ। अगर ये समझ में आ गया तो इज वेरी गुड। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्रेशन, हमारे पास एक और है, फिर मैं इसे एग्जीक्यूट करना भी दिखाऊंगा। ए स्टैटिक बी +5, इन एक और हमारे पास एक्सप्रेशन है ए स्टैटिक बी +5। तो अब इसमें चेक करें ए स्टैटिक बी, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, स्टैटिक की। स्टैटिक के कौन कौन से ऑपरेंड्स हैं, एक ये वाला एक ये वाला, इन दोनों को मिला के ए बी और स्टैटिक आगे ले जाए और फिर लिखने +5। ठीक है, अब ये जो प्लस है अभी पूरी तरह से आपने कन्वर्ट नहीं किया पोस्ट फिक्स में, अभी प्लस रहता है। तो प्लस के दो ऑपरेंड्स हैं, एक ये वाला ऑपरेंड है और एक ये वाला ऑपरेंड है। तो अगर ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो पोस्ट फिक्स में कैसे होगा, ए बी स्टैटिक और साथ लिखेंगे 5 और आ जाएगा प्लस। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा, इन फिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स मैंने स्लाइड्स में दी हुई हैं, ये आप लोगों ने पढ़नी है, इनको देखना है, और अगर कहीं पे क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है। अब ये जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि आप, जैसे पहले एग्जांपल मैंने डिस्कस किया है 2 + 3 स्टैटिक 4, 2 + 3 स्टैटिक 4। तो जब आप इसी इन फिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसको स्टैक में डालते हैं। तो ये अगर सपोज ये एक इंस्ट्रक्शन है और ये स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर में एग्जीक्यूट हो रही है, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप इसे पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पुश करेंगे 2,
2 को आप स्टैक में पुश कर देंगे, तो 2 को स्टैक में पुश करें, ये 2 पुश हो गया, ठीक है। फिर अब सॉरी, अभी 2 पुश नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास प्रायोरिटी जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसकी है, स्टैक की है। स्टैक की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। पहले आप इसे प्रोसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसे पुश एंड पॉप के थ्रू करेंगे। तो 2 प्लस 3 4 स्टैटिक ऐसे हो जाएगा। अब इस प्लस के दो ऑपरेंड हैं, एक ये वाला ऑपरेंड है, एक ये वाला ऑपरेंड है, तो आप लिखेंगे 3 4 स्टैटिक और 2 और प्लस आप आगे लेंगे। मेरे ख्याल से मैंने गलत कर दिया, शायद मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2 प्लस 3 4 3 4, मैं दोबारा कर देता हूँ, 2 प्लस 3 स्टैटिक 4, तो आप लिखेंगे 2 और सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी ज्यादा हाईएस्ट है, 3 4 की, तो आप लिखेंगे 3 4 स्टैटिक। अब इस प्लस के दो ऑपरेंड्स हैं, एक 2 है और ये प्लस, तो आप लिखेंगे 2 3 4 स्टैटिक प्लस, इस तरह से है। ये इस तरह होता है बच्चों, जब बंदा हवा में पढ़ा रहा होता है तो कोई हमारी कोई स्टूडियो तो है नहीं है कि जिसमें बैठ के हम ये सारा एक्टिविटी कर रहे हो, या हमारा कोई डायरेक्टर हो जो हमें देख रहा हो और बता रहा हो कि यहाँ पे ऐसे है, या वीडियो को पॉज करने के लिए पीछे कैमरा पकड़ के खड़ा हो, कुछ हम कहें पास करो तो बाहर रिवाइंड करो और फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अभी भी ये लेक्चर मैं कुछ तीसरी चौथी दफ़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एनी हाउ, ये सारी हार्डशिप्स हैं जो हम सब लोगों में को इसमें से गुजरना पड़ रहा है, और आई एम सिटिंग इन अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन। इस वक्त जहाँ मैं बैठा हूँ एक बड़ी एक प्रिकेरियस सिचुएशन है, एनी हाउ तो इस तरह की माइनर जो है इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन कन्वर्ट हुआ था 2 3 4 स्टैटिक प्लस, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 3 4 स्टैटिक और प्लस, ये आ जाएगा। अब इसे आप स्टैक में डालेंगे, तो स्टैक में आप इसे कैसे कैसे एग्जीक्यूट होता है, स्टैक के अंदर ऐसे एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले आप यानी स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर कैसे इसे एग्जीक्यूट करेगा, पहले करेंगे पुश 2, 2 पुश हो जाएगा स्टैक में ऐसे, फिर पुश करेंगे 3, 3 पुश हो जाएगा ऐसे, फिर पुश करेंगे 4, 4 पुश हो जाएगा ऐसे। उसके बाद क्या आ जाएगा, स्टैटिक। जैसे ही वो ऑपरेशन जो आपने एग्जीक्यूट करना है वो वाला आएगा, तो आप स्टैटिक के लिए कितने ऑपरेंड रिक्वायर हैं, 2 ऑपरेंड रिक्वायर्ड है। कौन कौन से रिक्वायर है, 2 ऑपरेंड, एक हमारे पास 4 है, एक 3 है। तो टॉप ऑफ द स्टैक आप पॉप करेंगे, पहले पॉप करेंगे 4, फिर पॉप करेंगे 3, ठीक है। पहले पॉप करेंगे 4, फिर करेंगे 3। तो इन दोनों को पॉप करके जो ऑपरेशन था दरमियान में, आप उसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 12, ये रिजल्ट आ जाएगा 12। इसे दोबारा आप स्टैक में पुश कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 12। उसके बाद कौन सा ऑपरेशन आपके पास आ रहा है, प्लस। प्लस के लिए अगेन आपके पास 2 ऑपरेंड इसको रिक्वायर है, तो दोनों ऑपरेंड्स आप पॉप करेंगे स्टैक में से, दोनों ऑपरेंड पॉप करेंगे, 12 पॉप करेंगे और फिर प्लस 2 पॉप करेंगे। ये ख्याल कीजिएगा जो एलिमेंट आप लास्ट में पॉप करेंगे उसे आपने लेफ्ट साइड पे रखना है, यानी सेकंड, जैसे मैंने यहाँ पे 4 मैंने किया था उसे राइट साइड पे रखा ऑपरेंड को, और जो 3 ऑपरेंड था वो मैंने लेफ्ट साइड पे रखा है, और दरमियान में वो ऑपरेशन जो मैंने अप्लाई करना था वो रखा है। तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14। तो उसके बाद आप इस 14 को दोबारा स्टैक में पुश कर देंगे, स्टैक में इस वक्त 14 पड़ा हुआ, यानी जो इसका रिजल्ट था वो आपने एग्जीक्यूट कर दिया। तो इस तरह की कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको स्लाइड में दी हुई हैं, तो वो आपने जो है वो जितनी भी एग्जांपल्स हैं मैंने पहली एग्जांपल आपके सामने सॉल्व की है। बाकी इसकी जो 4 एग्जांपल्स हैं वो आपका 4-5 एग्जांपल्स हैं, कुछ एक्सप्रेशंस काफी लेंथी भी हैं, वो आपका है असाइनमेंट नंबर 3। ये असाइनमेंट नंबर 3 जो है मुझे आप लोगों ने एज सून एज पॉसिबल, मुझे ये असाइनमेंट आप जो है वो फ्राइडे तक, फ्राइडे वाली क्लास में आपने मुझे ये असाइनमेंट देनी है, फ्राइडे वाली क्लास में आपने मुझे असाइनमेंट जमा करानी है, असाइनमेंट नंबर 3। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है जी स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर के अंदर, जैसे मैंने अभी आपके सामने बात की, तो एक और एग्जांपल है वो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, और उसके बाद फिर आपने जो है वो ये जो है इसको फिर हमने खत्म करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि एक एग्जांपल है ए स्टैटिक बी, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल।
और वो उसको पहले आप इनफिक्स और उसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके आपने आपने उसमें स्टैक में डालना है, यानी वो सारी जितनी भी पीछे एक्सप्रेशन है कैसे करने हैं आपने। ए स्टैरिक बी ये ऐसे आ गया, और उसके बाद है माइनस ए प्लस सी इंटू बी, ये हमारे पास है जी इस तरह की कंडीशन। तो आप सबसे पहले से इन फिक्स को पोस्ट फिक्स में आप कन्वर्ट करेंगे। तो पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है आपने, कैसे कन्वर्ट करना है इन फिक्स को पोस्ट फिक्स में। तो सबसे पहले आप देखेंगे किसकी इस एक्सप्रेशन में किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी आपके पास किस एक्सप्रेशन की है, वो हमारे पास मल्टीप्लाई की है। जैसे ये वाला है, ये सॉरी किस ऑपरेशन की है, मल्टीप्लाई वाले ऑपरेशन की है। तो ए बी स्टैरिक माइनस ए प्लस, और सी बी की प्रायोरिटी भी बहुत ज्यादा हाईएस्ट है, तो सी बी स्टैटिक ऐसे कर। फिर आपको पता है कि जो ब्रैकेट्स में होते हैं उनको पहले आपने सॉल्व करना होता है। तो आप ऐसा करें ए बी स्टैटिक माइनस ए सी बी स्टैटिक प्लस, ठीक हो गया। उसके बाद आप देखिए हमारे पास सिर्फ एक ऑपरेशन रह गया माइनस। तो इसे कैसे करेंगे, ए इसके दो ऑपरेंड हैं, एक ये वाला और एक ये सारा। तो यहाँ पे आप देखें ए बी स्टैटिक ए सी बी स्टैटिक प्लस माइनस, ये इस तरह से आ जाएगा। तो इसको अब आपने सॉल्व करना है। जितनी भी एग्जांपल्स मैंने बताई हैं पहले उनको आपने पोस्ट में कन्वर्ट करना है, वो ऑलरेडी कन्वर्टेड एग्जांपल में पड़ी हुई है। उनको आपने फिर ऐसे सॉल्व करना है, अभी मैं जैसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। ए बी स्टैटिक ए सी बी स्टैटिक प्लस माइनस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे स्टैटिक बी इस तरह से, ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास, यानी आपने अब हमारे पास स्टैक में सिर्फ एक एलिमेंट है, ए स्टार एक बी, इसका रिजल्ट पड़ा हुआ है। स्पेस मेरे पास कम है, मैं साथ साथ इसको रब करूंगा। तो यहाँ पे ए स्टार एक बी आप क्या करेंगे, अब अगला हमारे पास ये एलिमेंट आ गया, इसे करेंगे पुश, यानी उस टाइम तक पुश करते रहेंगे जब तक कोई ऑपरेशन नहीं आता, मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह ऑपरेशन आपके पास नहीं आता। दोबारा पुश करेंगे ए, फिर पुश करेंगे सी, सी इधर आ जाएगा, फिर पुश करेंगे बी, तो बी यहाँ टॉप पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई का ऑपरेशन। तो क्या करेंगे, टॉप से दो ऑपरेंड्स को पॉप करेंगे। एक ऑपरेंड करेंगे पॉप कौन सा, बी, और दूसरा करेंगे सी, सी इंटू बी। सी इंटू बी आप एवेल्युएट करेंगे, और उसे एवेल्युएट करने के बाद दोबारा आप स्टैक में पुश कर देंगे, यानी ऐसे हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा कि दोबारा जब आप पुश करेंगे इसको सी बी को, ये इसको एग्जीक्यूट करने के लिए दो ऑपरेंड रिक्वायर हैं, ये दो सी बी आप पॉप करेंगे इसमें से। पॉप करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा आप इसको पुश करेंगे। तो पहले आपके पास पड़ा हुआ था ए बी का रिजल्ट, उसके ऊपर आ गया ए का रिजल्ट, और उसके ऊपर आ जाएगा सी इंटू बी इसका रिजल्ट, ठीक है। और जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगले स्टेप पे जो दोबारा फिर आ रहा है प्लस, प्लस इज अगेन एन ऑपरेंड, इसको ऑपरेशन, इसको दो ऑपरेंड रिक्वायर है। तो कौन कौन से दो ऑपरेंड आप पॉप कर सकते हैं, टॉप से, टॉप ऑफ द स्टैक, ये ऑपरेंड है, एक ये ऑपरेंड, इन दोनों को आप फेच करेंगे, ठीक है, पॉप करेंगे। जैसे ही पॉप करेंगे इन दोनों ऑपरेंड्स को, मैंने बताया था एक आप रखते हैं इस साइड पे, प्लस सी स्टैरिक बी, इसका जो रिजल्ट आपने अभी निकाल के ये जो मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, इनको आप ऐड करेंगे। ये करने के बाद ये जो आपका पास रिजल्ट आएगा ए, और इनको ऐड करेंगे और दोबारा स्टैक में पुश कर। तो क्या हो जाएगा जब स्टैक में पुश करेंगे तो यहाँ पे ए प्लस सी स्टैरिक बी ये ऐसे आ जाएगा, ए स्टैरिक बी ए प्लस सी स्टैरिक बी, ऐसे पुश कर। और सबसे आखिर में क्या आ रहा है, माइनस। माइनस के लिए दोबारा फिर आप जो दो ऑपरेंड है उनको फेच करेंगे, क्योंकि माइनस के लिए दो ऑपरेंड रिक्वायर होते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा ए स्टैरिक बी माइनस ए प्लस सी स्टैरिक बी। ये आप इसको करने के बाद दोबारा फिर इसमें पुश कर देंगे स्टैक में, यानी इनके रिजल्ट को पुश कर रहे हैं आप। तो दोबारा इसका रिजल्ट आप यहाँ पे पुश कर देंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा ए स्टैरिक बी माइनस, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ था, चलें ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे ऐसे आप कर लेंगे।
अब ये जो एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने रखा है ना, आप इसे यूं कर लें कि इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस कि ये ए स्टेरिक बी लिखा हुआ है और इस तरह बना हुआ है, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं? इसे आप सिंपल जो है कोई वैल्यूज रख दें, यहाँ पे ए बी और सी के अंदर कोई वैल्यूज आप रख दें, लेकिन वैल्यूज के बगैर पहले आपको ये करना आना चाहिए किस तरह से आप इसे स्टैक में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लास को आपकी एंड कर रहा हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ऑनलाइन जो भी सेशन है आप मुझसे इसमें पूछ लीजिएगा।